नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी जशोदाबेन का नाम क्या लिखा, कांग्रेस ने इसे मोदी पर हमले का हथियार बना लिया। बीते 24 घंटे के दौरान कांग्रेस के करीब दर्जन भर नेताओं ने मोदी और जशोदाबेन से उनके रिश्ते को मुद्दा बनाकर उन्हें घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के कई नेता जशोदाबेन के हमदर्द बनकर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मोदी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सके, जो मोदी अच्छे पति नहीं बन पाए, वो अच्छे प्रशासक कैसे बनेंगे। और तो और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक ने जम्मू कश्मीर की रैली में चुनावी हलफनामों में मोदी की तरफ से जशोदाबेन का जिक्र न होने का मुद्दा उठा दिया। जशोदाबेन के बहाने मोदी पर राहुल के हमलों के बाद तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में आ गए। वकालत में माहिर कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग से अपील भी कर दी कि झूठे हलफनामे के मामले में मोदी पर कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई हो। राहुल के बयान से बौखलाई बीजेपी ने चेतावनी भरी धमकी भी दी, कुछ इस अंदाज में कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मोदी की निजी जिंदगी पर सवाल उठाने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। वही समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों का हमदर्द बनकर शर्मनाक बयान देते हैं, रेप जैसे घिनौने गुनाह को लड़कों की गलती बताकर फांसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और किसी भी सूरत में माफी मांगने को तैयार नहीं होते। उनके साथ ही अबू आजमी ने 2 कदम आगे बढ़कर रेप के कुछ मामलों में महिलाओं को भी फांसी की मांग कर दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी और जशोदाबेन के रिश्ते को चुनावी मुद्दा बनाना सही है, और बलात्कारियों के हमदर्द मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं मांगते माफी। इसी पर बातचीत करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है पूरा मामला। फिर गुजरात जहां के चीफ मिनिस्टर हैं, पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। 45 साल से नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी का जो पन्ना अतीत के गर्भ में था, वो वोट के तूफान में चिंगारी बनकर चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गया। मोदी ने शादीशुदा होने की बात क्यों छिपाई, ये सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मंच को चुना और कतार लग गई मोदी पर हमले करने वालों की। कांग्रेस के बड़े नेता और नामी वकील कपिल सिब्बल ने तो चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी, इस मांग के साथ कि मोदी ने जानकारी छिपाई इसलिए कार्रवाई हो। वो एफिडेविट गलत थे और उसके बारे में हमने याचिका फाइल की है इलेक्शन कमीशन के पास के कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं में तो जैसे मोदी को महिला विरोधी साबित करने का कंपटीशन शुरू हो गया। किसी ने पूछा शादी का सच छिपाकर देश को अंधेरे में क्यों रखा, तो किसी ने कहा मोदी ने अपनी पत्नी को धोखा दिया। कैमरों के सामने मोदी का बचाव करने गुजरात कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला भी आए, कहा कि वो शादी के साक्षी हैं, लेकिन सच ये भी है कि मोदी ने जशोदाबेन के साथ कभी वैवाहिक जिंदगी नहीं बिताई। उनकी पत्नी होने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है कि कोई उनकी पत्नी है, लेकिन जनता को ये गलत बात बोलना और इलेक्शन की मीटिंग में जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, तो वो इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान देंगे। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि टेक्निकली इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो बिल्कुल अलग थे, अलग रहते थे, अलग जीते थे। नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी पर हो रहे इन हमलों से बीजेपी का सब्र जवाब दे गया। पार्टी के प्रवक्ता सामने आए, संस्कार और शिष्टाचार का पिटारा खोला और संकेत दे दिया कि निजी हमले करना बंद करें, वरना उनके पास भी दस्तावेजों की कमी नहीं है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खानदान के बहुत से पारिवारिक विषय हैं, हम कभी नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी जी, ये हमारे संस्कार हैं। आपके परिवार के बहुत विषय को, संवेदनशील विषय को हम जानते हैं, काफी चीजें दस्तावेजों में भी रखी हुई हैं, लेकिन हम कभी नहीं चर्चा करेंगे। बीजेपी कहती है कि मोदी संघ प्रचारक थे, लिहाजा बचपन में गृहस्थ जीवन को तिलांजलि दे दी। वडोदरा से लोकसभा का नामांकन करते वक्त जब पत्नी का जिक्र करना जरूरी हो गया, तो मोदी ने जशोदाबेन का नाम लिखा, लेकिन उनकी संपत्ति के ब्यौरे का कॉलम खाली छोड़ दिया। बस इसी के बाद हमले तेज हो गए। वो भी बोलने लगे जिनकी पार्टी के सुप्रीमो रेप जैसे जघन्य अपराधों पर शर्मनाक बयान देते हैं। 4 बार आपने विधानसभा का पर्चा भरा और अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं लिखा। छोटे बाप
अफसोस तो ये है कि बलात्कारियों के हमदर्द और समाजवाद के सिरमौर बनने का स्वांग रचने वाले मुलायम सिंह के शर्मनाक बयान पर उनके वजीर को लज्जा नहीं आती। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, कोई नहीं करता है। वोट के लिए ईमान को खूंटी पर टांगने के इसी चुनावी चरित्र को देखकर पूछना पड़ता है कि बलात्कारियों की पैरवी करने वाले मुलायम क्यों नहीं मांगते माफी, और क्या मोदी की निजी जिंदगी को मुद्दा बनाना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल यही कि क्या नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन से उनके रिश्ते को मुद्दा बनाकर चुनावी मुद्दा बनाना सही है? और 45 साल से अगर मोदी जशोदाबेन के साथ नहीं रह रहे हैं, अचानक हलफनामे में जिक्र करके क्या मोदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है? और क्या कांग्रेस के दर्जन भर नेता अगर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सही है? इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में यह भी समझने की कोशिश करेंगे, बीजेपी ने अगर चेतावनी दी है राहुल गांधी के बयान के बाद, तो उसका मतलब क्या है? हमारे साथ हैं रागिनी नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, मधु केश्वर कुछ मिनट में हमारे साथ होंगी, कविता श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट हैं, जयपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल रागिनी नायक, कई मुद्दे हैं देश में, बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, मोदी से लड़ने के लिए, चुनौती के लिए, विकास मॉडल, तमाम मुद्दे हैं। राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के हाई कमान है, सबसे बड़ा चेहरा है, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अचानक मोदी का मुद्दा जम्मू कश्मीर की रैली में उठाते हैं, जशोदाबेन और मोदी के रिश्तों पर बात करते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि चुनावी रैलियों में चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत है मोदी और जशोदाबेन के रिश्तों को? अजीत जी, आपने बात की शुरुआत की मुद्दों से, तो मैं भी जवाब मुद्दों से ही दूंगी, चाहे विकास की बात हो या भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति को यथार्थ में बदलने की बात हो। कांग्रेस पार्टी ने हर मंच से हर किस्म के वाद विवाद में हिस्सा लिया है और भारतीय जनता पार्टी के रागिनी नायक मुद्दे पर आइए। रागिनी नायक, आपको पता है, लेकिन फिर मुद्दे अभी आज के तात्कालिक मुद्दे पर आती हूँ, तात्कालिक मुद्दे पर आती हूँ। यहाँ पर बात किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात उस व्यक्ति की हो रही है जो देश का प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे देख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर बार हर मंच से ये कहता रहा कि पारदर्शिता की बात हो, नैतिकता की बात हो, उत्तरदायित्व की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सबसे आगे है। मैं ये रागिनी नायक, मेरा सवाल ये है, रागिनी मेरा सवाल ये है, रागिनी नायक, मापदंडों पर रागिनी नायक, भारतीय जनता पार्टी विफल है। रागिनी नायक, आप अचानक, आप सब लोग, आपको पता होगा रागिनी नायक, 2 घंटे के अंतराल में आज 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक बार शकील अहमद, उन्होंने भी जो बात की उसमें भी जशोदाबेन मोदी के रिश्ते को, उसके बाद आनंद फानन में दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कपिल सिब्बल का वरिष्ठ नेता है, चुनाव आयोग गए, मिलकर आए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमारे पास 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं के बयान है। लगता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह हो गया कि मोदी ने पिछले 4 चुनावों के हलफनामे में जशोदाबेन का जिक्र क्यों नहीं किया, और चुनाव के मौसम में आप इसे भुनाने के लिए, मोदी पर हमला करने के लिए जशोदाबेन के रिश्ते को मुद्दा बना रही है। रागिनी नायक, आप आरोप लगा सकते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र है, लेकिन उस आरोप को खारिज करने की भी स्वतंत्रता मुझे है। मैं समझती हूं कि एक व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको जनता को बरगलाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मुझे बताइए, अश्वत्थामा मारा गया, ये महाभारत में आपने सुना होगा। अर्ध सत्य क्या झूठ नहीं होता है? कॉलम को 3 बार खाली रखा, जब तक कानूनी बाध्यता नहीं आई तब तक उन्होंने नैतिक आधार पर ये नहीं चाहा। रागिनी नायक, लेकिन कंप्लेनेंट नहीं है ना जशोदाबेन। रागिनी नायक, एक बात को समझना होगा। रागिनी नायक, क्या भारत की जनता को अंधकार में नहीं रखा गया? रागिनी नायक, बात में जोड़ना। अजीत जी, जशोदाबेन ने कोई शिकायत की? बात पूरी कर, जशोदाबेन ने कोई शिकायत की अब तक? उनके इंटरव्यू में पढ़ चुका हूं, इंडियन एक्सप्रेस में, जो छपा फरवरी में। व्यक्ति है जशोदाबेन को कोई शिकायत नहीं है, उनकी निजता का मामला है। गुजरात को देखिए, ये वही व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को धर्म पत्नी अर्धांगिनी होने का अधिकार नहीं देते, और दूसरी तरफ अपने प्रदेश की पूरे तंत्र को एक महिला की व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करने के लिए लगाते हैं। रागिनी नायक, मैं सवाल पूछूंगा बाकी मेहमानों से। रागिनी नायक, लेकिन आज अचानक कांग्रेस के नेता ऐसे अलमदार हो गए, आप लोग लग रहा है कि जैसे रागिनी नायक, रागिनी नायक विचारधारा है जो घोर महिला
विरोधी मुतालिक को लेकर आती है। रागिनी नायक, भारतीय जनता पार्टी, रागिनी नायक एक मिनट जरा चुप रहे तो सवाल भी सुने। महिला सशक्तिकरण की बात, रागिनी नायक, महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार का सिर्फ मुद्दा अगर होता रागिनी नायक तो 24 घंटे पहले, एक मिनट सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव ने बहुत शर्मनाक बयान दिया है और आप सबको 24 घंटे के भीतर 24 बार बयान देकर मुलायम सिंह को अपने बयान से माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए था, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहिए था। आज इलेक्शन कमीशन गए तो आप 5 नेताओं को जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको यहां मुद्दा नजर आ रहा है क्योंकि आपके निशाने पर मोदी है रागिनी नायक। और ये जो आड़ आप लोग ले रही है ना, ये आड़ है आपकी कि आप महिला अधिकारों के लिए इतने आप जशोदाबेन के हमदर्द बन गई है। मुलायम सिंह यादव जी के बयान के प्रति आपत्ति प्रकट कर चुकी हूँ, उसको निंदनीय और शर्मनाक तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को अपनी रैलियों में पहले मुलायम सिंह के बयान की आलोचना करनी चाहिए, फिर कपिल सिब्बल को जाना चाहिए चुनाव आयोग। शर्मनाक है। चलिए, कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग उस मुद्दे पर जाना चाहिए था। चलिए, हम जरा जवाब लेते। और मैंने ये तक कहा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इस तरीके रागिनी नायक वाले व्यक्ति और पार्टी का कितना साथ देना चाहिए, रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से सोच रही है। रागिनी नायक, रागिनी नायक एक मिनट सुन लीजिए, नॉन स्टॉप मत बोलिए रागिनी नॉन स्टॉप मत बोलिए। रागिनी, कांग्रेस पार्टी महिला अधिकारों के प्रति इतनी सचेत है और वही कांग्रेस पार्टी जिसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं 30 सितंबर 2012 का एक बार फिर सुना देता हूं। शर्मिंदा होना चाहिए, देश की हर महिला के लिए बहुत जिस तरह का बयान है अपमानजनक, और कांग्रेस के नेताओं को शर्मिंदा होकर श्रीप्रकाश जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जब उन्होंने कहा था कि एक मिनट, नई जीत और नई शादी, इसका अपना महत्व होता है, जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी जाएगी। एक मिनट सुन लीजिए, पत्नी पुरानी होती जाती है, मजा चला जाता है। आप ही के मंत्री है, आप ही के मंत्री है, तब आपको महिला अधिकार समझ में नहीं आया। चलिए दिखाइए जी, सुधांशु त्रिवेदी किस तरीके से अमित शाह के कहने पर सुधांशु हो गया रागिनी, अपनी बात रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि हर तीसरी महिला लड़की कुपोषित है गुजरात में? ये एक तरफा एजेंडा मत चलाइए। सुधांशु, एक मिनट रागिनी, हो गया और बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां एकदम राजकुमारी बन गई हैं, उसका भी रिकॉर्ड हम बात करने लगेंगे, फिर बात घूमकर वहीं होगी। सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट रागिनी, एक मिनट, जीन्स पहनने पर बैन लगाया गया कि नहीं? चलिए रागिनी नायक, सबसे ज्यादा बलात्कार, रागिनी नायक, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। 2 आंकड़े मेरी तरफ फेंकेंगे, मैं 4 आंकड़े आपकी तरफ फेंक सकती। रागिनी नायक, अभी आ रहा हूं आपके पास। आंकड़े फेंकने के लिए आप लोग उस्ताद हैं, तभी तो 24 घंटे में 12 नेताओं के बयान आ चुके हैं। जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, जशोदाबेन मधुसूदन मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हैरत ये है, बड़ोदरा से डोडा तक, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, देश के हर कोने से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी एक मिनट, रागिनी, कोई अगर कानून लेके आया है तो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। बिल्कुल रागिनी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बहुत ही तहसील। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे कि 4 चुनाव में 2001, 2002, 2007, 2012 कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जो शिकायत की गई चुनाव आयोग में, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग में जो शिकायत की उसमें कहा गया पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक हलफनामे में खाली छोड़ना यह भी एक तरह से अपराध है, फॉल्स है, हाफ ट्रूथ भी एक अपराध है, और साथ में इस बार हलफनामे में पत्नी का एसेट नहीं डिक्लेयर करना यह भी एक अपराध है। सुधांशु त्रिवेदी, छुपाया क्यों गया तथ्य? देखिए, मैं पूरा जवाब दूंगा। आज जो कांग्रेस ने, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के एक के बाद एक नेता टूट पड़े इस निजी मुद्दे के ऊपर, यह कांग्रेस की हताशा, छटपटाहट, खिसियाहट और बौखलाहट को दिखाता है कि जब विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ पाए तो सितंबर में जब मोदी जी पीएम घोषित हुए, बहुत दिन तक 2002 का टेप बजाया, चारों विधानसभा में सांप्रदायिकता के मुद्दे के बाद भी चारों खाने चित्त हो गए। अब 2002 के टेप पर जब कुछ नहीं बन पा रहा तो 1967 में चले गए, यानी सांप्रदायिकता से निजी मुद्दे पे चले गए। अब क्यों चले गए वो भी आपको बता रहे हैं, और क्यों कपिल सिब्बल जी इस ढंग की बात लिख रहे हैं वो भी बता रहे हैं। लीगली जब तक आपको इस बात का अधिकार है कि आप अपने बारे में मौन रह सकते हैं, उन्होंने मौन रहा, पर क्यों मौन रहे वो भी बता रहे हैं। भारत में एक सामाजिक परंपरा थी
कि जब कम आयु में विवाह हो जाता था, उत्तर भारत के अधिकांश लोग समझते होंगे, ग्रामीण परिवेश के लोग, हाँ ठीक है दिल्ली मुंबई में बैठे अंग्रेजी दान लोग नहीं समझते होंगे, तो कुछ समय के बाद गौना होता था। तब माना जाता था कि मैरिज इज कंज्यूमेटेड, लीगल टर्म्स में कहें। चूंकि वो गौना हुआ नहीं, मैरिज कंज्यूमेट हुई नहीं, और भारतीय परंपरा का ज्ञान इन विदेशी प्रभाव वाले कांग्रेस को कहां होगा, जहां मैं पूरी विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद गांधी परिवार में किसी का परंपरागत विवाह हुआ ही नहीं, तो इनको परंपरा की क्या समझ होगी। इसलिए वो लीगल पॉइंट पे जाके कपिल सिब्बल सिपाही सलार बन के जाके खड़े होकर वहां लेकिन सुधांशु त्रिवेदी गांधी ने क्यों उठाया, एक मुझे भी पूरी बात करने दे। राहुल गांधी जी ने अपना मुद्दा क्यों उठाया, अब मुझे एक बात और करने दे, एक मिनट मुझे अपनी पूरी बात करने दे। जब आप बोल रही कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दे। प्रमाण ही देखिए मुझे अपनी बात पूरी करने दे। परंपरागत विवाह गांधी परिवार में किसी का नहीं हुआ, ये आप कैसे जानते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है इस बात का? आप इस मोदी जी ने तो स्वयं कबूला है। अरे भाई ये तो कोई सही सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि गांधी नेहरू? अरे मैं उसी सामाजिक परंपरा की बात कर रहा हूँ ना। ये इस तरीके की ओछी बात आप देखिए, कानूनी विवाह और सामाजिक परंपरा के अनुसार विवाह दो अलग अलग चीज है। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। नीचे गिर रहे हैं। कानूनी विवाह और सामाजिक परंपरा के अनुसार विवाह दो अलग अलग चीज है। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि जब इंदिरा जी का विवाह हुआ तो नेहरू जी कितने परेशान से, किताबों में लिखा था, महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया, उन चीजों में नहीं, लेकिन मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी ये कहना, ये देखिए इस बहस को इस दिशा में ले जाएंगे तब तो बहुत गलत होगा सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता है। मैं जो बात कह रहा हूँ, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उस विषय पर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। जब रागिनी जी उस विषय की ओर ज्यादा डिटेल में जाएंगी तो बहुत सारे डिटेल्स आएंगे। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जाना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये सुधांशु त्रिवेदी क्यों बोला, सुधांशु त्रिवेदी आज ये इसलिए बोला है। त्रिवेदी एक मिनट मुझे पूरी बात करने दे, मैं जो वाक्य कहना चाहता हूँ मुझे पूरा करने दे। राहुल गांधी ने इसलिए बोला है कि संजय बारू की किताब आने वाली थी जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यालय में फाइलें क्लियर होने के लिए मैडम के पास जाती थी। ये तथ्य सामने आता तो आज मीडिया में हम आप इस पे बहस कर रहे होते। इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए राहुल गांधी ने इस प्रकार के निरर्थक मुद्दे को उठाया है, यह हमारा सीधा आरोप है। सुधांशु त्रिवेदी प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे व्यक्ति के इस बयान का कि उन्होंने फाइलें नहीं साइन। सुधांशु त्रिवेदी लेकिन अब बहस को दूसरी दिशा में ले जाना। सुधांशु त्रिवेदी ध्यान है भटकाने। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट रागनी, मंशा क्या थी? एक मिनट रागनी, सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट बताती हूँ, मुझे मौका दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट रागनी, सुधांशु त्रिवेदी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें 125A के मुताबिक पेनल्टी फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट, इसी के तहत कंप्लेन की गई, शिकायत दर्ज की गई है कि आपने फॉल्स एफिडेविट दायर किया, हलफनामा दायर किया 4 चुनाव में मोदी ने, और उसके बाद शादीशुदा होते हुए भी उस कॉलम को खाली छोड़ा, और इस बार भी एसेट नहीं बताया पत्नी का और 4 चुनावों का। तो ये क्यों छुपाया गया, ये कांग्रेस पूछ रही है, और अगर छुपाया गया तो कानूनी तौर पर गलत है, ये कांग्रेस का इल्जाम है। अरे भाई बड़ी सामान्य सी बात है। जिस जमाने में सांसदों को अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करने होते थे, जो नियम एनडीए के जमाने में आया, उससे पहले ये ऑप्शनल था, आप एसेट डिक्लेयर करिए ना डिक्लेयर करिए। जिसने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो कानूनी रेट्रोस्पेक्ट से थोड़ी हो गया। जिस दिन से नियम लगता है उस दिन से प्रभाव होता है, यानी आगे की डेट से प्रभावी होता, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं। और उन्होंने क्यों नहीं किया? मैंने कहा ना, जो मैरिज कंज्यूमेट हुई नहीं उस पर अकारण किसी व्यक्ति का नाम ले दें, इसलिए उन्होंने उसके बारे में नहीं किया। और आज भी तकनीकी दृष्टि पे है, चूंकि 47 साल से 60 नहीं रह रहे हैं, तो एसेट्स के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए जरा, परंतु बड़ी कांग्रेस को चिंता है कि साहब उनके व्यक्तिगत निजी जीवन के बारे में, अरे अपने एसेट्स नहीं बता पा रहे, परिवार वालों ने कितने एसेट्स बना लिए। एक मिनट रोके, जरा बाकी मेहमानों को भी शामिल करता हूं। स्विट्जरलैंड के अखबार ने क्या लिखा है सोनिया जी के एसेट्स के बारे में, और उन्होंने 9 करोड़ का एसेट दिया है। नहीं रागनी एक मिनट, नहीं आप ये दोनों बात करेंगे, बाकी लोगों को शामिल करना होगा। रागनी आपके पास आऊंगा। जरा कविता श्रीवास्तव जयपुर से, कविता श्रीवास्तव, इसको जरा मानवीय एंगल से देखें। एक महिला जिसकी शादी हुई 2-3 साल के दौरान कुछ दिनों तक साथ रही, उसके बाद उन्हें कोई शिकायत नहीं है, 45-47 साल से अपनी दुनिया में जीती रही, नौकरी किया, रिटायर हो गई, और उसके बाद अचानक ये मुद्दा तूल पकड़ा। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये मुद्दा बनने लायक है? क्या ये अपराध है किसी भी ढंग से? किस नजरिए से देखती हैं कविता, राजनीति से अलग?
देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हलफनामे में अगर हम कोई सूचना नहीं देते हैं, कंसील करते हैं, तो एक आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 181, उसके तहत एक ऑफेंस माना जाता है। ये तो स्टैंडर्ड है जब हम लोग काम करते हैं अमूमन कोर्ट में, कंसीलिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो ऑफेंस माना जाता है। तो न देना हलफनामे में तो एक ऑफेंस तो माना जाएगा जो नॉन बेलेबल है और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन तो एक तो ऑफेंस तो बनता है और ये जरूर है कि इसका आगे क्या होता वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो पक्ष एक महिला की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन है कि एक औरत को छोड़ दिया किसी मर्द ने, वो चाहे मोदी हो चाहे XYZ, उन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़ देना किसी औरत को भी क्रूएल्टी माना जाता है। ये क्रूएल्टी के डेफिनेशन में आता है और इसकी आईपीसी की भी धारा है। और इसके अलावा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा पहलू है कि औरत को मेंटेन भी नहीं करना, परिवार को मेंटेन नहीं करना। लेकिन कविता, वो औरत शिकायत की कविता श्रीवास्तव, अगर वो महिला कंप्लेंट नहीं है, अगर कोई शिकायत नहीं है, तो ये बीच में क्यों हंगामा मचा है? इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं उसी पे आ रही हूँ। Can I just finish? मैं उसी पे आ रही हूँ। तो मैं तो कहना चाह रही हूँ कि ये ऑफेंस तो है। अब महिला ने कंप्लेन नहीं किया क्योंकि आमूमन भारतीय औरत इसको अपनी नियत मान लेती है और वो पति की प्रतीक्षा जीवन भर करती है। वो इंतजार करती है कि कब उसको वो सम्मान देगा, मान देगा। और ये जशोदा बहन भी अभी तक इंतजार कर रही है, जो हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा। नहीं, लेकिन जशोदा बहन ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वो इंतजार कर रही है। उनको कोई शिकायत नहीं है मोदी से। उनका पूरा इंटरव्यू मेरे सामने। इसको राजनीतिक कविता, एक मिनट जी, उन्होंने कोई शिकायत नो कैन आई जस्ट फिनिश वन लास्ट लाइन प्लीज। उन्होंने कोई शिकायत मुखर नहीं की होगी, लेकिन वो इंतजार करी। मैं जो पॉइंट कहना चाह रही हूँ, मैं प्लीज हियर मी, कि ये जो आरएसएस के लोग होते हैं उनका एक मुखौटा, एक पाखंड परिवार को लेके होता है। और ये हलफनामे से राजनीति जो भी हो रही हो वो एक अलग है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो पाखंड टूटा, वो एक उनको स्वीकारना पड़ा। अभी तक एक परिवार का जो पाखंड आरएसएस में रहता है ना, वो एक तरीके से टूटा इससे। और अब उनको जवाबदेह होना पड़ रहा है। पुरुषों को जवाबदेह, उनके एक्शंस, उनके डोमेस्टिक एक्शंस के लिए जवाबदेह होना बहुत जरूरी है। कविता, आपने अपनी बात की। मधु किशोर आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। कविता, आपकी बात को होना है। कविता, आपकी बात आगे। सुधांशु त्रिवेदी कविता का आप जवाब देंगे जो कविता श्रीवास्तव ने कहा। मधु किशोर आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी महिला के बारे में, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने पारिवारिक जीवन का परित्याग किया, सार्वजनिक जीवन में वो आरएसएस के प्रचारक थे, उनकी कौन सी इनकम थी जिसकी आप मेंटेनेंस की बात कर रही? और दूसरी बात, मेंटेनेंस का एक मुद्दा उठाया कविता जी ने। अरे मैं तो पूछना चाहूंगा, कविता जी बैठी, रागनी जी बैठे हैं, सपा के रविदास मल्होत्रा बैठे हैं, शाहबानो केस में दिया था मेंटेनेंस, कोर्ट ने लाके नियम बदल दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के नियम को संसद में लाके बदल दिया। ये आप लोगों के मन में महिलाओं के प्रति इच्छा थी? जवाब दीजिए। मेंटेनेंस की बात थी तो क्या आपका स्टैंड है आज उस मुद्दे के ऊपर? और यहाँ पर आपके मन में बड़ा दर्द उमड़ रहा है। इससे साफ दिखाई पड़ रहा है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अरे यार, औरत को मेंटेन न करना गलत है। वो तो रागनी जी जवाब दें, इनकी सरकार ने पलटा था लाके संसद में। रागनी जी कहें कि वो गलत है और रविदास मल्होत्रा बैठे वो बोले कि ये गलत है। चलिए, मैं दोनों को रोका। जवाब देना बहुत जरूरी है। अपनी पत्नी। एक मिनट कविता और रागनी, जरा मैं मधु किशोर से पहले राय लूंगा, चूंकि मधु किशोर हमारे साथ हैं। अपनी बात पहले रखे। मधु किशोर, पूरी बात सुनी। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि चुनावी मौसम में क्यों इसे राजनीति इस पर की जा रही है, क्यों चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस के दर्जन भर नेता आज कपिल सिब्बल चुनाव आयोग गए और अलग अलग राय आपने सुनी। कविता श्रीवास्तव की भी एक राय है कि एक महिला के साथ नाइंसाफी हुई। मधु किशोर, आपकी राय, चूंकि आप मोदी को करीब से जानती हैं, आपने इंटरव्यू किया है। मधु किशोर। देखिए, ये मोदी को जानने का हवाला देके मैं बात नहीं करना चाहती। मैं तो कविता श्रीवास्तव की बात सुन के
दंग ही नहीं हूँ, इतनी बेहुदा बातें कर रही हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकती। मेरी पुरानी दोस्त रही हैं, ये सोनिया दरबार की चमचागिरी कर करके इनका दिमाग पागल हो गया है जो ये बातें कर रही हैं। नंबर प्लीज मधु, इस तरह के एलिगेशंस मत करो। ये मैं कभी मिली पर्सनल एलिगेशन नॉट हो जाइए। प्लीज टेक दैट बैक। I have done no chamchagiri of any Sonia Gandhi. I will not take it back because you have run amok too much. Please don't make those I will not take it back. You have gone too far in your madness. How can you say? I will not take it back because आप बेहुदगी की हद पार कर रही हैं। ये क्या किस तरीके की सोनिया गांधी यहाँ पर? What is this सोनिया गांधी चमचागिरी? कराइए। एक मिनट कविता मधु किशोर, मधु किशोर, आप तीनों मेहमानों से मेरा आग्रह है। मधु किशोर आपसे भी मेरा अनुरोध। एक मिनट कविता, You can't say this. एक मिनट कविता, कविता श्रीवास्तव, एक मिनट। मधु किशोर सिर्फ एक आग्रह है। मधु किशोर एक मिनट, कविता श्रीवास्तव एक मिनट, कविता श्रीवास्तव एक मिनट, कविता एक मिनट, कविता कविता एक मिनट, कविता एक मिनट सुनिए तो, कविता श्रीवास्तव एक मिनट। मधु किशोर सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, शब्दों की मर्यादा थोड़ा रखेंगे क्योंकि चैनल पर लाइव है, दर्शक सुन रहे हैं। हम मुद्दों पर बात करें, आपकी जो ओपिनियन है हम उसकी कद्र करेंगे। कविता ने अपनी बात की, मुझे लगता है शब्दों का चयन थोड़ी संजीदगी से हो। मधु किशोर अपनी बात कहिए। मैं बिल्कुल करूंगी, पर बेहूदगी की भी एक हद होती है। और बेहूदगी इसलिए कह रही हूं, कोई भी व्यक्ति जिसको देश के कानूनों के बारे में मालूम है, एक ये बाल विवाह, दूसरा कॉन्जुमेट नहीं हुआ, कभी साथ नहीं रहे, 45 साल पहले दोनों अलग रास्ते में, और नरेंद्र मोदी ने सन्यास जैसा जीवन जिया, सन्यासी का जीवन जिया। ये तो महात्मा बुद्ध के भी मंदिर तुड़वाएंगी क्योंकि महात्मा बुद्ध भी छोड़ गए थे बीवी और बच्चे को। एक व्यक्ति 17 साल की उम्र में सन्यास लेता है, तब ये कोई कानून नहीं था मेंटेनेंस का, ना उसके पास कुछ पैसा, ना कोई संपत्ति, वो भी भिक्षा पे जी रहा है इतने साल। सीएम बनने से पहले तक नरेंद्र मोदी एक प्रचारक की तरह भिक्षा पे जिए, लोगों के घर में जाके खाना खाते थे, ना उनका कोई घर था, ना कोई संपत्ति थी। और ये औरत इतना कानून जानते हुए ये ऊल जलूल बेहुदा बातें करेगी। नहीं, मधु किशोर सवाल कानूनी पेचीदगी का भी, मधु किशोर देखिए मेरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी सवाल है। मधु किशोर सूचना छुपाने का भी सवाल है, फॉल्स एफिडेविट का भी सवाल है कि आपने उसमें मैं बताती हूँ, उसका भी जवाब लीजिए। हाँ। अरे अगर कॉलम ब्लैंक छोड़ा है, मान लीजिए मैंने 16 साल की उम्र में मिरांडा हाउस में एक फॉर्म भरा था जिसमें पूछा गया मेरा धर्म क्या है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब कोई ये कहे कि मैंने छुपाया, नहीं, झूठ नहीं बोला। उस वक्त ये मैंडेटरी नहीं था, जब ये फॉर्म भरा गया ये मैंडेटरी नहीं था, दोनों साथ रहे नहीं, छुपाने की क्या, जब जाहिर है बाल विवाह हुआ है, ये सारी दुनिया को अभी नरेंद्र अजीत जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए। जवाब लेते हैं। फालतू इट वॉज एन एफिडेविट में अपना एजुकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्वालिटी नहीं चलेगा। यू कैनॉट। कविता आप जवाब दीजिए, उसके बाद रागिनी के पास जाऊंगा। अधूरा your run. It's what a big crime it is. You've exhausted your limits of intelligence now. एक मिनट, कविता श्रीवास्तव आपको जवाब देना है, उसके बाद रागिनी। कविता श्रीवास्तव। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एफिडेविट हलफनामे में सूचना न देना, मैं दोहरा चुकी हूँ, आईपीसी की धारा 181 के तहत आता है। इट्स एन ऑफेंस, क्योंकि उसी एफिडेविट में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड, आपका वेल्थ रिकॉर्ड, आप किसी को भी कंसील नहीं कर सकते। आप किसी के बारे में कमी बेशी की तो आप पे एक्शन हो सकता है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस, तो इट इज एन ऑफेंस। और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि
ये इस तरीके से कहना कि भिक्षा पे जी रहे थे, मैरिज वॉज नेवर कंज्यूमेटेड, मुझे नहीं लगता कि मैरिज जो जिस तरीके की जिम्मेवारी एक सोशल अरेंजमेंट शादी को लेके कानूनी है उसके तहत कविता सही है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, जसोदाबेन कंप्लेनेंट नहीं है। जसोदाबेन अपनी जिंदगी में जैसे इन्हें खुश लिखी है, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, मीडिया तक वो नहीं आई, मीडिया उन तक गया। जसोदाबेन अलग अलग रास्ते जाएंगे। ही फोर्स्ड अ डिसीजन ऑन अ, चलिए रागनी, नहीं कि मैं तो अपने रास्ते चला, लेकिन तू अपने रास्ते जा। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी तरह औरतों को छोड़ा जाता है, जिस ढंग से पति लोग इसी तरह औरतों को छोड़ते हैं और कोई जवाबदेही नहीं होती। यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो कह सकते थे। एक मिनट कविता, रागनी नायक, मुझे लगता है ऊपर नाम गलत चल रहा है, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर्स नाम ठीक करें। रागनी नायक, मुद्दा इसको चुनाव से जोड़ने का है। रागनी नायक यहाँ पर उठी है, सुनिए, महत्वपूर्ण बात कहनी, प्लीज 2 मिनट सुन लीजिए जी। नहीं देखिए, आप सबसे पहले तो आपकी बात पर आती हूँ अजीत जी। आपने ये कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, यशोदाबेन को तो आपको क्या समस्या है। यदि किसी महिला के साथ मान लीजिए घरेलू हिंसा हो रही है, जो कि जैसा कि कविता जी ने बताया क्रूएलिटी में भी आता है, ये सारी चीजें प्रताड़ना हो रही है, शारीरिक सोचो मर्डर हो गई, और हम कहें कि अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या ये जुर्म नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? पहली बात, पत्नी का मर्डर हो गया, उसकी चिंता करो। 1 मिनट, मधु जी आप बोल चुकी है, कृपया शांत रहिए। इसके बाद आपकी मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। मधु जी ने कहा, बड़ी दिलचस्प बात है, चिंता कीजिए। मधु जी ने कहा कि शादी कंज्यूमेट नहीं हुई, वही बात सुधांशु जी ने कही, गौना नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि सोनिया जी का या तो वो शादीशुदा है, जैसा कि उन्होंने खुद को बोला है, या वो शादीशुदा नहीं है? अगर नहीं है तो उन्होंने क्यों लिखा, और अगर लिखा तो ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। न सिर्फ जनता से ये बातें छुपाई गई है, बल्कि मैं समझती हूँ एक महिला जो कि जिसे 45 साल तक उसके अधिकार नहीं मिले, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा के प्रति अगर उसका खुद का पति संवेदनहीन है, तो वो इस देश की जनता जो कि रागनी नायक, प्रतीक, रागनी नायक जरा मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अपनी पत्नी को एलिमिनेट कर दिया। रागनी नायक, मुद्दा फिर ये है, आप कौन होती है ये कहने वाली मधु किश्वर जी? क्या आप इस देश की जुडिशरी है? थरूर की आपके पास कोई प्रमाण है? आप मर गई वो बेचारी, चाहे किसी के बारे में बोलती रहे, ऐसा ये नहीं हो सकता। माफ कीजिए, आप शशि थरूर की, सुनंदा की चिंता करो। सोच हो सकती है, आप आरोप लगा सकती है। चलिए, मुझे लगता है एक मिनट, सोनिया गांधी के रागनी और मधु किश्वर, मुझे लगता है इस बहस को व्यक्तिगत न ले जाए, हम लोग व्यक्तिगत न करें। मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, 1 मिनट रोक रहा हूँ, सवाल पूछे। चलिए रागनी 1 मिनट रुकिए, तो मुझे बताइए कि ऐसे ये सब दलीलें उसके आगे नहीं टिकती। चलिए रागनी नायक नहीं समझ पाएंगी, मुझे रागनी नायक जी को ये जवाब देने पड़ेंगे। चलिए रागनी नायक, लेकिन मुद्दा वो है जो मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि चुनाव में किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते, किसी टेलीविजन चैनल पे आकर नहीं बोलना चाहते। रागनी नायक 1 मिनट देश के नाम संदेश देते हैं और गायब हो जाते हैं। रागनी नायक हो गया ना अपनी बात के। सुधांशु त्रिवेदी, मुद्दा यह है कि ये निजी जिंदगी को जिस ढंग से मुद्दा बनाया जा रहा है, बहुत सारे नेताओं के बयान की हमने चर्चा की, हालांकि इसमें शंकर सिंह बघेला जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि निजी जिंदगी को इस तरह से मुद्दा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल को उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। जब पत्नी का नाम मेंशन नहीं किया होगा, उस समय इलेक्शन कमीशन का नियम नहीं होगा। अब जरूरत थी तो लिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा कि कोई कॉलम नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, बात तो दोनों तरफ से हुई थी। मोदी ने भी किसी समय चुनाव में 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड की बात की थी सुनंदा पुष्कर को लेकर। तो आपके पार्टी के जो सर्वप्रिय सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बिलो द बेल्ट वार किया था, और आज वही हो रहा है। तो अगर कहें तो एक दूसरे की निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालने में कोई पीछे नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, व्यंग और कटाक्ष के रूप में कही गई बात और शुद्ध राजनीति के बेस के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया से लिखित रिप्रेजेंटेशन देकर निजी जिंदगी में जाके दखलंदाजी करने का प्रयास, दोनों की आप तुलना कैसे कर सकते हैं? कपिल सिब्बल जी देश के कानून मंत्री रहे और वो जाके वहां लिखित में बयान दे रहे हैं
कि साहब ये गलत किया गया है निजी जिंदगी के लेके। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 66 सालों में आज तक किसी भी नेता की निजी जिंदगी पे बहुत सारी बातें इतिहास के तथ्यों में लिखी हुई हैं, विदेशी इतिहासकारों ने लिखी हैं, आजादी के समय में क्या क्या बातें लिखी हैं। मैं नहीं बोलना चाहता नेहरू गांधी परिवार के बारे में उस जमाने में, तो मगर हम लोगों ने कभी उसे मुद्दा नहीं बनाया, मगर ये मुद्दा बनाते हैं। ये 2002 के दंगे से शुरू होके सन 48 में महात्मा गांधी की हत्या तक के सारे मुद्दों में चले जाते हैं, क्योंकि 2014 के किसी मुद्दे पे बहस करने लायक नहीं है। समस्या तो इनके साथ ये है, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन पर बात करने की स्थिति नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, विकास के मुद्दे पर बहस। सुधांशु नहीं, विकास नहीं, आज दोनों लोग, हम दोनों बोलते हैं कि इस पर भी एक बहस हो जाए। नहीं, बहस उसी पर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर एक दिन में रागिनी नायक कांग्रेस के 24 नेता अगर एक दिन में डोडा से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक कांग्रेस के नेता अगर मोदी के निजी जिंदगी पर, जशोदाबेन से मोदी के रिश्ते पर बयान देंगे, राहुल गांधी से लेकर कपिल सिब्बल तक, शकील अनवर से लेकर दिग्विजय सिंह तक, तो उस पर बात होगी। लेकिन जरा रविदास मेहरोत्रा को भी शामिल करते हैं। मधु किशोर, थोड़ा सब्जेक्ट को बदलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेता जशोदाबेन के हमदर्द बन गए और महिला अधिकार की बात कर रहे हैं इस बहाने। लेकिन मुलायम सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके, बल्कि 36 घंटे हो गए, मुलायम अपनी बात पर अब भी कायम है। वो मामला रेप से जुड़ा हुआ है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों मिलनी चाहिए, जबकि वो लड़के गैंग रेप के दोषी हैं, उन्हें फांसी हुई है। ये भी एक चेहरा है पार्टियों का और बाकी लोगों का। रविदास मेहरोत्रा बहुत देर से हमारे साथ हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता। रविदास जी, आपको भी तकलीफ है जशोदाबेन और मोदी के रिश्ते को लेकर? आपके नेता आजम खान का भी बयान आया है। देखिए ऐसा है कि 46 साल पहले शादी हुई और 2 साल साथ में रहे, उसके बाद इस मुद्दे को विवाह हो गया है, हाँ। छुपाने का काम हुआ। हाँ। लेकिन नेता जो होता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये जनता के लिए एक आदर्श होता है और लोग उसको उदाहरण मानते हैं। 4 बार नामांकन किया गया और 4 बार उसको छुपाने का काम हुआ। उसको छुपाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, वो सब है, उस पर रविदास मेहरोत्रा बात कर चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा बात कर चुके हैं। आपको तो अफसोस मुलायम सिंह के उस बयान पर होना चाहिए जो मुलायम सिंह ने दिया। अबू आजमी ने आज और कहा, अबू आजमी ने 4 कदम आगे बढ़ के कहा कि किसी तरह के रिश्ते में अगर स्त्री पुरुष का रिश्ता होता है शादी से पहले, तो महिलाओं को भी फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर है, अभी दर्शकों को बता दें, कविता आपको भी बता दें, चूंकि इस पर भी हमें बात करनी होगी। खबर आई है कि यूपी में चुनाव प्रचार पर आजम खान और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर यूपी में रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने दोनों के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमित शाह का बयान आप सब जानते हैं, बदला लेने जैसा बयान जो अमित शाह ने दी थी। शामली और बिजनौर में अमित शाह का बयान था, और आजम खान का चर्चित बयान जिसमें आजम खान ने लगातार, आजम खान आलोचना के शिकार भी रहे। सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह के लिए खबर है, अमित शाह अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आपके यूपी में जो यूपी के प्रभारी हैं, पार्टी के महासचिव हैं, मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, वैसे तो चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय किया है, हम इस पे तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जब तक हम उस निर्णय को देख न लें। हाँ, इतना जरूर था कि जो कुछ अमित शाह जी ने कहा था उसमें दंगे शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था। वोट देने और वोट के द्वारा प्रतिकार करने का उल्लेख था, यानी पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात थी। दूसरी तरफ जहां आजम खान ने बोला था दंगे से लेके गैरत बेगैरत कौम और हर प्रकार की सरकार बनने के लेने की बात सरकार को बर्खास्त कर देंगे, बदला लेने की बात कही थी, और इसी वोट से सरकार बर्खास्त की बात भी कही थी। बदला, जोड़ तोड़, आप वोट के माध्यम से, अरे भाई, जिस ढंग की हरकतें कर रही है सरकार, बर्खास्त होने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बताइए, कोर्ट तक ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात मान ली है कि समाज चौरासी के बाद लापरवाही की वजह से दंगे हुए, और उसके बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार मौन है। क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ? पूरे देश को इसी तरीके से दंगे नहीं, समाजवादी पार्टी, एक मिनट रागिनी, एक मिनट, अरे भाई रागिनी जी, यथार्थ परख होके बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, किसने करवाया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है समाजवादी पार्टी की लापरवाही से हुआ, और आज की केंद्र में बैठी सरकार मौन नहीं है उसके ऊपर। दोनों मिल बांट के दोषी है। केंद्र में बैठी सरकार, लोगों में मारे गए लोगों की सूची
मजहब के आधार पर जारी करती है। उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार केवल मुस्लिम समुदाय को मुआवजा देने की बात करती है। एक मिनट रागिनी और सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट महाजन और सुब्रमण्यम स्वामी, रागिनी एक मिनट, नहीं रागिनी एक मिनट, रागिनी नायक, रागिनी नायक एक मिनट, रागिनी नायक, सुब्रमण्यम स्वामी, अरे रागिनी नायक एक मिनट चुप रहिए वरना ऑडियो म्यूट करूंगा आपका। एक मिनट सुनिए रागिनी, सुब्रमण्यम स्वामी, रागिनी नायक जाएंगे, एक जवाब मिनट दीजिए मुझे। रागिनी नायक एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल यह उठता है कि अमित शाह ने जो कहा, जिसकी सीडी चुनाव आयोग ने देखी और सीडी देखने के बाद जिसमें उन्होंने कहा था जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की, क्या उनके साथ बैठने से हमारा सम्मान बढ़ेगा? यह बदले का वक्त है। और उसके बाद चुनाव आयोग ने अगर उनके प्रचार पर पाबंदी लगा दी है, इसका मतलब चुनाव आयोग ने उन आरोपों को सही पाया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और जो बदले की बात उन्होंने कही। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो उन्होंने बदले की बात कही, आगे का वाक्य था कि चुनाव में बदला लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट दे कर लिया जाता है, तो वो विशुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। और चुनाव आयोग पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, पर उत्तर प्रदेश सरकार पे जरूर करना चाहेंगे। बेनी प्रसाद वर्मा पे मुकदमा क्यों नहीं जारी हो रहा है? समाज मुलायम सिंह पे मुकदमा नहीं हो रहा है? आजम खान के खिलाफ तो स्टिंग ऑपरेशन देश के एक चैनल में दिखाया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लियर कट इंडिकेट किया, उस पर नहीं, मगर चुन चुनकर भाजपा विधायकों। एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा, भाजपा के नेताओं के खिलाफ तो मुकदमा जारी करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 2007 के उत्तर प्रदेश के अदालतों में बम धमाके के आरोपी आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। किसी और दिशा में जा रहे हैं। अभी तो हम प्रचार की बात करें, चुनाव आयोग के फैसले की बात करें। रविदास मेहरोत्रा, आपके आजम खान जिन्होंने कारगिल के शहीदों को भी मुसलमान बताया कि वहां कोई हिंदू नहीं था, मुसलमानों ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कारगिल फतह किया। आजम खान के उस नारे की, उस बयान की तमाम तरह से निंदा हुई, लेकिन आजम खान भी अपने बयान पर कायम रहे, आपके नेताजी, लेकिन चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है आजम खान के बयान पर। रविदास मेहरोत्रा, अभी भी कहेंगे कि आजम खान ने जो कहा सही कहा? के लिए तो नहीं बोल रहे थे। अभी भी कहेंगे कि आजम खान ने जो कहा सही कहा? रविदास मेहरोत्रा, नहीं, आजम खान ने जो कहा वो सही नहीं कहा था। हमने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कारगिल की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ने का काम किया था। दोनों लोग शहीद हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रयास से। तो आजम खान ने अगर गलत कहा, तो आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने अगर कार्रवाई की, तो आजम खान को सबसे पहले मंत्री पद से आपकी सरकार से हटाया जाना चाहिए। अगर आजम खान शहीदों पर राजनीति कर रहे हैं, शहीदों को मुसलमान बनाकर हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं लोगों को, तो आजम खान को बर्खास्त करना चाहिए आपकी सरकार से। आप पूरी बात सुन लीजिए हमारी। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कारगिल के अंदर जो लोग शहीद हुए थे, वो छोड़ दीजिए, कारगिल के अंदर जो शहीद हुए छोड़िए, मैं पूछ रहा हूं आजम खान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आप करते? चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी, आजम खान के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? अगर आप मान रहे हैं तो चुनाव आयोग ने सीडी के बाद सही माना। आप पूरी बात सुन ली ना, आप ही बोलेंगे, हम सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेकर के ये बात कही है कि आजम खान का जो बयान था वो उनका पर्सनल बयान था। लीजिए, पर्सनल बयान था, हद है, मंत्री है, पर्सनल बयान था, ध्रुवीकरण के लिए बयान दे रहे, पर्सनल बयान था। सुनिए, चलिए, कविता श्रीवास्तव, संक्षिप्त टिप्पणी वक्तव्य का कविता श्रीवास्तव, कविता, एक मिनट, अरे आप छोड़िए महाराज, आप लोग टेलीविजन चैनल पर डिबेट में हिपोक्रेसी करते हैं। आजम खान आज भी बयान दे रहे हैं, कल भी बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई, कल रात भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं कि हमने गलत नहीं कहा। एक मिनट, रविदास मेहरोत्रा, कविता श्रीवास्तव, किस तरह से देखिए चुनाव आयोग ने कहा बहुत बड़ी बात है, दो बड़े नेता अमित शाह जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं और आजम खान दोनों के प्रचार पर पाबंदी। कविता श्रीवास्तव, बहुत सही किया ये निर्णय लेके, और अमित शाह को बंद किया, चुप किया, और आजम खान जो भी इस तरह की बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति और गंदी जुबान से जो बातें बोलते हैं उनको बिल्कुल चुप करना चाहिए। पहले अमित शाह को गुजरात से हटाया गया बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन से, और अब बहुत अच्छा है कि उनको यूपी से हटाकर आजम खान को भी चुप कर दिया। मुझे लगता है इस देश के सौहार्द के लिए इस तरह की गंदी जुबान रोक रहा हूँ
हूँ चुप आपको। होनी चाहिए। कविता, और रोक मैं रहा हूँ सलाम आपको। करती हूँ इलेक्शन कमीशन कविता, को। वक्त कम है, रोक रहा हूं। मधु किशोर जी, चूंकि सब्जेक्ट चेंज भी हुआ इसलिए माफी चाहूंगा, आपसे कम बात कर पाया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर है, आजम खान जिन्होंने कारगिल के शहीदों को मुसलमान कहा था, चुनावी रैलियों में शहीदों की चिताओं पर भी, शहादत पर भी चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश की थी आजम खान। और साथ में अमित शाह, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, स्ट्रेटजिस्ट, उन्हें भी चुनाव प्रचार से वंचित कर दिया है चुनाव आयोग ने, उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा दी है।